तो दोस्तों आज हम लोग इजराइल के परिप्रेक्ष्य में 2-3 खबरों को लेकर डिस्कशन करने जा रहे हैं। किस तरह से इजराइल के ऊपर एक नया क्राइसिस आया है, किस तरह से दुनिया अब इजराइल से बहुत कुछ सीखने जा रही है, डिफेंस को लेकर भी, ऑफेंस को लेकर भी। इसके साथ साथ कौन है वो जो कि भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती के अंदर दरार डालने की कोशिश लगातार किए जा रहा है, लगातार अगेन एंड अगेन, क्योंकि मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। तो चलिए इसको लेकर डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये खबर आपने डेफिनेटली सुन ली होगी अभी तक कि इजराइल के ऊपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला हुआ है और ये सीधे गिरा है सेंट्रल इजराइल के अंदर। तेल अवीव उनकी जो राजधानी है, बिल्कुल उसके एक व्यस्ततम इलाके में काफी ज्यादा भयानक हमला था। और बीच में जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे, या फिर इजराइल द्वारा जो एरो 3 बनाए गए थे, बराक बनाया गया था, या फिर आयरन डोम, आयरन बीम वगैरह, इस तरह के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। और ये हमला किया गया था हुतियों की तरफ से। हुतियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये ओरिजिनल वीडियो है। बताया ये जा रहा है कि ये उन्हीं अटैकर्स की तरफ से जारी किया गया है और एग्जैक्टली यही वाली मिसाइल इजराइल में जाकर गिरती है और तबाही मचाती है। कोई कुछ नहीं देख पाता। जिस तरह से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर या जैसे भी गई हो, मियां चुन्नू के इलाके में जाकर गिरती है और चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम मानो अपनी आंखें बंद करके बैठे हों। कुछ ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर देखने के लिए मिला। उसका एक्शन रिप्ले था ये। तो प्रश्न तो अब यही उठता है कि हुतियों के पास ये मिसाइल आई कहां से, क्योंकि फिलहाल एक ही देश दुनिया में ऐसा है जिसके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद है, वो है रशिया। बाकी अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की बात की जाए तो वो भी अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। हालांकि इसको लेकर किसी तरह की कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई, ना तो रशिया द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है, ना ही हुतियों ने कहा कि हमें रशिया ने दी है, और ना ही अभी तक कोई ऐसी इंटेलिजेंस संबंधित रिपोर्ट निकल कर आई है। लेकिन स्पेकुलेशन ये लगाए जा रहे हैं कि रशिया द्वारा ही ये मिसाइल उन्हें प्रोवाइड करवाई गई है। और ये जो पिछले कुछ समय से नेटो देश बार बार रशिया को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, और स्पेशली इस समय जब ये लोग यूक्रेन को ये परमिशन दे रहे हैं कि आप नेटो देशों द्वारा दी गई लॉन्ग रेंज मिसाइलों का सीधा हमला रशिया के मैनलैंड पर और इवन उसकी राजधानी मॉस्को में भी कर सकते हैं, उसी के प्रतिफल के तौर पर या उसके रिटेलिएशन के तौर पर इस तरह की चीजें हुई है। तो इससे संबंधित अब डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह के नैरेटिव कैसे सामने आते हैं, उनको लेकर डिस्कशन कर लिया जाए। तो देखिए, जैसे ही कामिकाज़े ड्रोन्स इसराइल हमास वॉर के बाद या फिर आर्मेनिया अजरबैजान वॉर के बाद बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गए थे, दूसरे देशों ने इनकी उपयोगिता जानी। ठीक इसी तरह से अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर जितने भी देश प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी एक है, तो ये सारे के सारे अब अपने प्रोग्राम को काफी ज्यादा गियर अप करने वाले हैं और काफी फास्ट ट्रैक मोड पर इन मिसाइलों के डेवलपमेंट किए जाएंगे। फिर भारत की विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर रशिया के साथ हम लोग ज्वाइंट वेंचर के तहत ब्रह्मोस 2 का निर्माण कर रहे हैं, इन सभी प्रोग्राम में डेफिनेटली तेजी देखने के लिए इन फ्यूचर हमें मिलेगी। जल्दी ही HSTDB के कुछ और परीक्षण भी किए जाएंगे और संभवतः अगर उसके परीक्षण किए जाने हैं तो ये बेस्ट समय है दुनिया भर को एक मैसेज देने के लिए कि भारत की पावर एक्चुअली है क्या। क्योंकि इस समय जो भी देश हाइपरसोनिक मिसाइल संबंधित किसी भी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, डेफिनेटली उसकी साख बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी विश्व भर में। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो मानी जा सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ ये टेंशन भी लेकर आता है कि इसके खिलाफ डिफेंसिव वेपन्स कैसे तैयार किए जाएं। अगर अमेरिका के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है जहां पर जिनमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम या थार मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा बराक एयर डिफेंस सिस्टम हो गए या फिर आयरन डोम वगैरह हो गए, ये इन्हें नहीं रोक पाए तो फिर भला इन्हें रोक कौन पाएगा। तो अब जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करने की बारी आती है वो कुछ अलग तरीके के होंगे। हम लोग भी जो MRSAM LRSAM के भरोसे बैठे हैं या S-400 के भरोसे बैठे हैं या इवन हमारे खुद के BMD सिस्टम के भरोसे बैठे हैं, तो शायद इनके ऊपर पूरी तरह से रिलाई करना सही नहीं होगा। क्योंकि BMD जैसा सिस्टम तो इजराइल के पास भी है, एरो 3, लेकिन वो भी नहीं रोक पाया। मान लीजिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन लोडेड होते, तब क्या होता? बड़ी आसानी से इजराइल तबाह हो चुका होता अभी तक। तो आज सबसे बड़ा खतरा विश्व भर के सामने यही इस समय दिखाई दे रहा है। इससे निपटने की आवश्यकता है। अब अगली खबर की बात की जाए तो इजराइल और भारत संबंधित ही है और इस खबर के पीछे कई सारे नैरेटिव गढ़ने की कोशिशें की गई है। देखिए, पिछले कुछ समय में लगातार इस तरह की खबरें निकल कर आई है कि भारत के जो स्किल्ड वर्कर इजराइल पहुंचते हैं उनके साथ वहां सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या कई सारे भारतीय वर्कर्स को वहां पर काम नहीं जम रहा है। बताया ये भी जाता है, कुछ आंकड़े जबरदस्ती दे दिए जाते हैं कि 600 की संख्या में जो भारतीय वर्कर्स इजराइल गए थे वो वापस भी आ चुके हैं। स्पेशली जब 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि 15,000 वर्कर्स फिर से इजराइल द्वारा भारत से मांगे गए हैं, जिसमें 10,000 तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए मांगे गए हैं, तो वहीं पर 5,000 की संख्या में वर्कर्स मेडिकल फील्ड के लिए मांगे गए हैं।
तो उसके ऊपर भी इस तरह के कुछ कमेंट वगैरह आ रहे थे। अब इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ इजराइल द्वारा कुछ और भारतीयों की भी डिमांड की गई है जो कि इजराइल जाकर उनकी कंपनियों में और अलग अलग सेक्टर्स पे काम करेंगे। तो यहाँ पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है जो कि अलग अलग माध्यमों से फैलाई जा रही है। पहली बात तो ये कि कोई भी रिक्रूटर हो, आप भी अपने घर में या फिर किसी फैक्ट्री में किसी भी स्किल या नॉन स्किल वर्कर को रखना चाहेंगे तो सबसे पहले आप उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, उसकी क्षमताओं का आकलन करेंगे। अगर वो आपकी कसौटी पर खरा उतरता है तभी जाकर आप उसे काम पर रखेंगे। तो डेफिनेटली यही प्रक्रिया वहां पर भी हो रही है। जो भी इजरायली कंपनी भारतीय वर्कर्स को हायर करती है वो सबसे पहले उनके इसी तरह से इंटरव्यू लेती है और कुछ चीजों में प्रैक्टिकल करवा कर दिखा जाता है। तो जो उन्हें सूटेबल लगते हैं वो उनका सिलेक्शन बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है और खुद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि मैक्सिमम इजरायली कंपनियों को भारतीय वर्कर्स का काम पसंद आ रहा है और भारतीय वर्कर्स भी इन सब कामों को लेकर खुश हैं। कुछ बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर आई थी, तो वो प्रॉब्लम भी कम्युनिकेशन को लेकर आई थी, क्योंकि वहां पर हिब्रू भाषा चलती है और भारतीयों को संभवतः वो नहीं आती, कुछ एक को इंग्लिश भी नहीं आती। तो ये थोड़ी सी कम्युनिकेशन की दिक्कत आई थी। इसी वजह से इनकी कुछ हद तक ट्रेनिंग भी करवाई जाती है ताकि ये वहाँ के परिवेश में घुल मिल जाए और आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर पाए। इसी के साथ साथ डेटा दिया गया है भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कि फिलहाल 2 शिफ्टों में भारतीय वर्कर्स इजराइल पहुंचे हैं, जहां पर पहले बैच में 4500 थे तो दूसरे बैच में 800 थे। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि 16 सितंबर यानी आज से एक और बैच की भर्तियां आज से शुरू कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि जिस तरह की जॉब डील हुई है भारत इजराइल के बीच में, इसके तहत 1 लाख की संख्या में इन्हें भारतीय स्किल्ड वर्कर्स चाहिए जो कि कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर कर पाए। तो अल्टीमेटली अगर इजरायली कंपनियों को भारतीय वर्कर्स की जरूरत नहीं होती या उनसे वो संतुष्ट नहीं होते या फिर भारतीय वर्कर्स वहां पर कंफर्टेबल महसूस नहीं करते तो ये दोबारा से विज्ञप्ति और भर्तियों की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब जिस दिन से भारत इजराइल के बीच में ये जॉब डील हुई है उसी के बाद से कुछ एक तबका ऐसा है जो कि इस बात को लेकर विरोध कर रहा है और वो अलग अलग माध्यमों से फ्रिक्शन डालने की कोशिशें लगातार किए जा रहा है। बाकी इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि भारतीय कारीगर वहां पर परेशान हो रहे हैं या उन्हें काम नहीं जम रहा है या इजरायली कंपनियों को भारतीय कारीगर नहीं जम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही वहां पर हैप्पीली काम इस समय कर पा रहे हैं। अब इन सभी खबरों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।